हेलो बच्चों, आज चलिए हम लोग यूपी पीसीएल TG2 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपका TG2 में यूपी पीसीएल में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को डैश डैश के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज और धारा के स्तरों से दूसरे वोल्टेज और धारा के स्तरों में स्थानांतरित करता है। ठीक, इन्होंने बता दिया। अब क्या कहा, आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को समान बनाए रखने, आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने, आपूर्ति के बल को समान बनाए रखने, आपूर्ति के तापमान को समान बनाए रखने। तो इन्होंने तो ये बता दिया कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि ये इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि नहीं होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है, चलिए देखते हैं, इसमें आपको समझा के बताते हैं। देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। ये क्या करेगा, वोल्टेज एंड करंट तो क्या करेगा, बढ़ाएगा और घटाएगा। किस पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये क्या कर देगा, पावर को ट्रांसफ़र करता है, पावर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करता है। ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्टेज, इसमें आंसर क्या होगा, आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को समान बनाए रखने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर द्वारा विकसित लोड एंगल या कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है टॉर्क, पावर फैक्टर, करंट रेटिंग, स्पीड। तो बच्चों जो आपका जो टॉर्क होता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता, ठीक, बढ़ती है, घटती है, आरैखिक रूप से परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल TG2 में पूछा गया है। तो देखिए कुछ बातें जान लीजिए। अगर आपका कंडक्टर होगा, ठीक, तो इसको जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ होगा और उसकी जो चालकता है G वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और अगर आपका इंसुलेटर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये रेजिस्टेंस है, ये डिक्रीज़ होगा और चालकता बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आपका सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा और चालकता बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अन्य प्रयोगों के लिए वोल्टेज को डैश डैश का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। स्टेप डाउन कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्लेनर ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ठीक। क्या होता है बच्चों कि देखिए समझिए, एक एक चीज़ समझिए आप। जैसे आपका जनरेशन आपका क्या हुआ, 11 kV पे हुआ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको क्या करेंगे, 33 kV में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको क्या करते हैं 33 kV को, फिर हम लोग क्या करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको क्या करते हैं 11,000 kV में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं 11 kV को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको 415 वोल्ट में कर लेते हैं, ठीक, और 230 में। तो यही दोनों क्या होती हैं, यही जो वोल्टेज होता है, इनको हम लोग उद्योगों और उसमें प्रयोग कर लेते हैं। कहीं कहीं आपका 11 kV भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इसको क्या कर लिया, उद्योगों और घरों के यूज़ के लिए वोल्टेज बना लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सब आपके क्वेश्चन जो हैं यूपीपीसीएल TG2 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। एक सर्किट ब्रेकर के, ठीक है, आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा डैश डैश पर निर्भर करती है, ठीक। आर्क प्रतिरोध पे करती है, वायुमंडलीय दाब पे करती है, वायुमंडलीय तापमान पे, वायुमंडलीय आर्द्रता पे। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल में पूछा गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आर्क प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज आरएल परिपथ में केवीए को डैश डैश से गुणा करके एक्टिव पावर प्राप्त की जाती है, ठीक है। आप देखिए आपकी केवीए रेटिंग है, ठीक। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपकी रियल पावर बन जाए या एक्टिव पावर बन जाए, π/2 से, cos⁵ से, sin⁵ से और π/6 से, ठीक है। देखो केवीए आपकी क्या है, केवीए आपकी अपरेंट पावर है, ये आपकी अपरेंट पावर है। अब इसमें अगर हम cos⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, cos⁵ से, तो ये आपकी एक्टिव पावर बन जाएगी। एक्टिव पावर या इसको कहते हैं हम लोग रियल पावर, ठीक है। इसकी अब देखिए यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है केवीए ही होती है। और अगर हम रियल पावर की बात करें तो केवीएस कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा किलोवाट। जो एक्टिव पावर हो जाएगी अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे cos⁵ से तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोवाट होगी। अगर इसको हम केवीए को sin⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी रिएक्टिव पावर हो जाएगी, रिएक्टिव पावर, और इसकी यूनिट हो जाएगी kVAR, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, cos⁵ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिले की सुग्राहिता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल के डैश डैश इनपुट का एक फंक्शन होता है। ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा गया है। kW वोल्ट एम्पियर, k ओम, kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्ट एम्पियर। आजकल विद्युत ऊर्जा को
डैश डैश के रूप में उत्पन्न, पारेषित और वितरित किया जाता है। डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, हम लोग जनरेशन कितने पे करते हैं? 11 केवी पे जनरेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी की WH दक्षता कितनी होती है? 30% से लेकर 40% होती है, 72% से लेकर 80% होती है, 80 से 90% नन। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका UPPCL TG2 में पूछा गया है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 72 से लेकर 80%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता क्या व्युत्क्रम होता है? ये भी क्वेश्चन आपका UPPCL TG2 में पूछा गया है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत घनत्व, नन। चलिए चालकता के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए चालकता जो होती है आपकी, इसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होती है? कैपिटल G होता है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, चालकता की यूनिट, तो होती है आपकी साइमन और महो। इसकी 2 यूनिट होती है। ठीक है, एक होता है बच्चों विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1/ρ। अब विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट, रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, ओम मीटर। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी होती है महो पर मीटर, महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका UPPCL TG2 में पूछा गया है। कौन सा मोटर बिना लोड स्टार्ट नहीं होता? स्टार्ट नहीं होता या कह सकते हैं स्टार्ट नहीं करना चाहिए। DC सीरीज मोटर, शंट मोटर, DC है सब, DC कंपाउंड मोटर, AC मोटर। तो जो बच्चों आपकी जो DC सीरीज मोटर होती है उसको हमें बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब लोड नहीं होता है तो इसकी स्पीड अनंत होती है। स्पीड क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है, ओके। और ये ऐसी मोटर है, इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होता है, सबसे खराब होता है। शंट का सबसे अच्छा होता है स्पीड रेगुलेशन। ये सीरीज का हो गया। अगर हम शंट की बात करें तो सबसे अच्छा होता है। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग उन टरबाइन हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि जल विद्युत, पवन ऊर्जा, तापीय और ईंधन सेल? तो बच्चों ये भी आपका UPPCL TG2 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आंसर क्या होगा? तापीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंडक्शन मोटर के लिए प्रति पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन आपका UPPCL TG2 में पूछा गया है। कॉस फाई, स्लिप, टार्क और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें टार्क होगा। देखिए जो टार्क होता है इंडक्शन मोटर में वो क्या होता है?
फाई आई ए कॉस फाई होता है, या कह सकते हैं कि फाई आई टू कॉस फाई। ठीक, ये आपका टार्क होता है। तो ये आपका फ्लक्स हो गया जो बोल रहा है प्रति पोल फ्लक्स, और आई टू मतलब ये क्या, रोटर की धारा हो गई। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, टार्क के समानुपाती होता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, टार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डैश डैश को छोड़कर से सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय रूप से ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन आया है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चुन के लाता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखा करिए और मेरे वीडियो को जरूर पढ़ा करिए, जिससे आपकी यूपीपीसीएल की तैयारी अच्छे से होगी और आने वाले समय में यूपीपीसीएल की बहुत वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, स्ट्रेच टाइप, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइम, स्ट्रेन टाइम। तो बच्चों, ये जो तीनों इंसुलेटर होते हैं इनका प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, लेकिन स्ट्रेच टाइप इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते। तो उसमें आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम हानि को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। ठीक है, स्थिर अवस्था हानि, ओमिक हानि, प्राथमिक हानि और द्वितीय हानि। तो बच्चों, उसमें आंसर क्या होगा, ओमिक हानि। देखिए, ओमिक हानि, ताम हानि को ओमिक हानि हम लोग कहाँ बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो आपकी होती हैं, ये आपकी वेरिएबल लॉसेस होती हैं। वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस मतलब डिपेंड्स ऑन लोड, ये लोड पर डिपेंड करती हैं। मतलब लोड के साथ बढ़ेंगी, लोड के साथ घटेंगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ये भी आप याद रखिएगा। और जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस डैश डैश के समानुपाती होता है, V स्क्वायर के, F स्क्वायर के, N2 स्क्वायर के, N1। देखिए, पहले देख लीजिए जो आपका एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस वो क्या होता है, WE इज इक्वल टू KE B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे F स्क्वायर के समानुपाती है और V के समानुपाती है। ठीक, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए ये होता है। लेकिन जो आपका, अगर आप इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएल का जो आंसर की आता है उसमें देखेंगे तो इन्होंने V स्क्वायर लगाया है। या तो आप V रखिए यहाँ पे, ठीक, तो सही माना जाएगा। इसमें आंसर वैसे होना चाहिए F स्क्वायर बाय द फॉर्मूला, लेकिन आंसर की में इन्होंने V स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे V होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। ठीक है, तो आंसर की के अनुसार V स्क्वायर है और मेरे ख्याल से यहाँ F स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर ओम का नियम लागू नहीं होगा? ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तांबे के चालकों, ठीक,
सीसा के चालकों, जीना डायोड, ओनन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जीना डायोड। देखिए जीना जो डायोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? चलिए अब देखते हैं ओम का नियम किस पे लागू होता है। जो ओम का नियम होता है वो पैसिव एलिमेंट्स पे लागू होता है। पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स में क्या होता है? रेजिस्टेंस हो गया आपका, क्या होगा? कंडक्टेंस हो गया और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर पर, कंडक्टर मतलब कंडक्टर पे, ठीक है, और इंडक्टर मतलब इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर पे, ठीक है, और कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे, ठीक है। तो इन सब पे ये आपके पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीनर डायोड। देखिए जीनर डायोड से भी क्वेश्चंस आते हैं। जीनर डायोड क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है, ठीक है। ये क्या करता है? रिवर्स बायस पे काम करता है, रिवर्स बायस पे। और कहाँ यूज होता है? वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ कितनी होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। सेकेंडरी वोल्टेज के समानुपाती, प्राइमरी वोल्टेज के समानुपाती, प्रत्येक 2 वोल्ट 0। देखिए घर्षण हानियाँ जो होती हैं जब कोई मशीन मोशन करती है तो उसमें होती हैं, ठीक है। घर्षण हानियाँ कहाँ कहाँ होंगी? आपकी मोटर्स में होंगी, जनरेटर्स में होंगी, यहाँ पे घर्षण हानियाँ होंगी। लेकिन ट्रांसफार्मर में ये क्या है? स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे? घर्षण हानियाँ वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? 0, ठीक। चक्रों के प्रति सेकंड की संख्या को प्रत्यावर्ती मात्रा का डैश डैश कहा जाता है। ये भी आपका यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रीक्वेंसी, फेज, टाइम पीरियड, वेव फॉर्म। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 सेकंड में जितने भी ऑक्सीलेशंस होते हैं उनकी संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? टाइम पीरियड की अपोजिट होती है, और उसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक अधिसूचना के साथ डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क होता है phi Ia pz/2πa, phi n pz/2πa, phi n pn/60a। यहाँ बच्चों z होगा, ठीक है, और यहाँ का होगा phi Ia pnz/2πa। ये भी आपका यूपीपीसीएल क्वेश्चन में, यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आर्मेचर टार्क है इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। और ये जो EMF होता है इसका फॉर्मूला होता है phi z pn/60a। ये आपका EMF का फॉर्मूला हो गया, ये आपका आर्मेचर टार्क हो गया। तो बच्चों आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन चुन के यूपीपीसीएल के बताए हैं, TG2 के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग यूपीपीसीएल TG2 में सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू।